Hi, welcome to another episode of Young Minds of India. In this episode, it's my pleasure to have a young architect. And he is just not an architect. He's an author of three books. One of the book is very famous, titled Modi Again. Please welcome Abhas Maldhiyar. Hi Abbas, welcome to Young Minds of India. Hi Rahul, thanks Uh, for inviting me. my pleasure to have you today. And as you know, the theme of the show is that all about the people having young ideas and they are contributing in any way in the best of their capacities in the development of this country. Okay, so Right. keeping that theme in mind, I welcome you on this episode. And Thank you very much. my pleasure. So my first question to you is, tell us about your journey till now. How an architect became a writer, an author. This journey indeed has seen a lot of folds. It has been through various juncture, various notes came across, and in all of my book launches, whenever I go to my book launches, one very obvious question comes up that you are an architect, you are a man of numbers who will deal with areas, cell figures of the buildings and whatnot, and then into the writing. But I always relate architecture too much with storytelling because when I design a house is also being designed while I am going to tell a story. So I'm perceiving a story, I'm conceiving something which doesn't exist. Say I'm designing a house for you, Rahul. So I will see that what you will be after a year when the house is built, how we'll be cherishing the spaces in the living room, how the bedroom. So now coming back to my journey, that how it all originated. So I was too much into fine art. I used to do a lot of painting, sketching. I was a very art oriented person. And we had a very old house. In old house, I used to have courtyards, large courtyards. So courtyard, I used to take the chalk sticks and I used to sketch Fauji's, and Fauji is something which always inspired me a lot. एंड तो जैसा कि पुराने घरों के बारे में लोग जानते होंगे, पुराने घरों में कोर्टयार्ड हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे। और मेरे लिए आंगन का मतलब था चॉक स्टिक लेकर के, चॉक उठा करके वहां स्केच करना है। और मेरे लिए स्केचिंग का सब्जेक्ट उस वक्त फौजी हुआ करते थे, क्योंकि मेरे घर के पास में बीएसएफ का कैंप था और Okay. वहां से लोग रोज सुबह मार्च करते हुए जाते थे, तो उनकी मार्चिंग वगैरह मुझे काफी इंस्पायर करती थी। तो मेरी फर्स्ट स्केचेस जो लाइफ में हुई वो फौजी की थी। और जनरली ऐसा होता है कि जो आर्ट इंडिया में स्पेशली जो आर्ट ओरिएंटेड बच्चे होते हैं वो मैथ से काफी दूर भागते हैं, मैथमेटिक्स से और साइंस से। तो एज यूजुअल मैं स्केचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा, मैथ्स में बिल्कुल मन लगता नहीं था, साइंस तो लगता था कि जितना दूर भागो उतना अच्छा है। एंड चीजें चलती गई, स्टैंडर्ड 10 तक की बात आ गई। और स्पेशली आई एम कम फ्रॉम झारखंड। झारखंड इज अ प्लेस जहाँ पे इधर यू गेट इनटू आईआईटी या तो डॉक्टर बनो या फिर आईएएस ऑफिसर, देयर इज नो फर्दर Right. ऑल्टरनेटिव जो आपको नहीं देते हैं लोग, अदरवाइज इफ कंसीडर दैट आप अनसक्सेसफुल हो। जनरल परसेप्शन उस वक्त भी ये हुआ करता था। अब 10th में भी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, मैथ्स पढ़ नहीं रहा हूँ, और पेरेंट्स का है कि बच्चा अगर साइंस पढ़ेगा नहीं तो फिर तो इसका करियर डूम्ड है, ही विल बी नोवेयर। और पापा को लोगों ने बहुत टॉन्ट किया कि इसको ट्यूशन में डाल दो, अदरवाइज। और मेरे ओपिनियन में ऐसा था कि आई वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ट्यूशंस। मेरा बिलीव था कि जो करना है सेल्फ स्टडी से करो, नहीं तो मत करो। और जो पापा को इतने टॉन्ट पड़े तो उसको मैंने आन पे ले लिया। और प्री बोर्ड में मुझे मैथ्स में 38 मार्क्स है और 40 मार्क्स होता था पासिंग डीएवी पब्लिक स्कूल में फॉर प्री बोर्ड्स। Okay. सो 2 मार्क्स ग्रेस देके मुझे पास कराया गया। लेकिन फिर अब आन पे बात आ गई थी, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी। उस 38 मार्क्स को मैंने 100 में कन्वर्ट किया बोर्ड्स में। और फिर वहां से मेरी जर्नी ऑफ एसोसिएशन विद मैथमेटिक्स काफी आगे बढ़ती गई। और प्लस 2 में आया तो जहां मैथ से मैं दूर भागता था, मैं पीसीएम लेके पढ़ाई किया। और फिर आई फाउंड कि आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जहां पे मैथ्स और आर्ट का एमलगमेशन होगा। और But उस एमलगमेशन को
जोड़ करके मैं सोचा कि आगे आर्किटेक्चर स्कूल में जाता हूँ, लेकिन आर्किटेक्चर स्कूल में गया तो वहां पे भी कहानी बहुत अलग है। आर्किटेक्चर स्कूल इज ऑल अबाउट आर्ट। आर्ट की बात करते हैं, लेकिन मैथ्स और साइंस की बात बहुत कम होती है। नो वन विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। तो जब एंड बी आर्च में वी हैव अ थीसिस, हमको ग्रेजुएशन में थीसिस कंप्लीट करना पड़ता है। Okay. बी आर्च थीसिस के लिए मैंने सब्जेक्ट चुना जो आज तक किसी आर्किटेक्ट्स ने पहले इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं किया था। मेरा सब्जेक्ट था रोल ऑफ अप्लाइड ज्योमेट्री इन डिराइविंग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैथमेटिशियंस ने भी एड्रेस नहीं किया और आर्किटेक्ट्स से तो नहीं किया, क्योंकि वो मैथ से दूर भागते थे। सो somehow my thesis को कॉलेज में उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला, बट इट गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन इंटरनेशनली। इट केम इनटू वर्ल्ड टॉप 20 BR thesis दैट टाइम। और फिर मैं आगे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता गया। आज भी मैं तो आई एम प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, लेकिन आज भी मैं मैथमेटिक्स के ऊपर आज भी रिसर्च कर रहा हूँ। आज भी देखता हूँ कि कैसे मैं मैथमेटिकली आर्किटेक्चर को और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, और वो सब लॉजिक को यूज करके मेरे लिए आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करना बहुत आसान है कंपेयर टू मेनी आर्किटेक्ट्स। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप नंबर से अच्छे हैं तो आप चीजों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन एक और आयरनी थी यहाँ पे, जैसे आर्किटेक्चर में आप जब आते हो तो ये आर्ट स्कूल की तरह आप इसको मान सकते हो, लेकिन वहां पे आप ये सोच रहे हो कि आर्किटेक्ट हमेशा ड्राइंग बनाते रहते हैं, लेकिन हम जो ड्राइंग बनाते हैं काफी बोरिंग ड्राइंग है। वो स्केचेस नहीं है, वो लाइवली पेंटिंग, जो कुछ पेंटिंग आप देख सकते हो पीछे, इस तरह की चीजें नहीं रहती है। इट्स मोर ऑफ अ वेरी रिजिड ड्राइंग, और इसका फाइन आर्ट से उतना उस तरह से कनेक्शन नहीं होता है। तो मैं स्केचिंग छूट सी गई। तो मैंने सोचा कि अब स्केचिंग छूट सी गई है तो अब दूसरा फॉर्म चाहिए, तो मैंने पोएट्री शुरू कर दी थी और मैं पोएम्स लिखता था। और फिर पोएम से सोचा क्यों ना एक कहानी लिखी जाए। तो व्हेन आई वाज 20 इन 4th ईयर ऑफ माय आर्किटेक्चर स्कूल, तो मैं सोचा कि कहानी लिखी जाए आर्किटेक्चर में, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इंस्पायर करूं टू बी एक्टिव पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि मेरे फादर हिस्टोरियन है, माय मदर इज आल्सो हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट, तो घर में पहले से हिस्ट्री का माहौल बना हुआ था और मुझे हमेशा पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट आता था। पॉलिटिक्स से हुआ, देश से रिलेटेड बातें। तो पहली जो मैंने कहानी लिखी जो फिक्शन थी, इट वाज कॉल्ड रीस्टार्ट, एन आर्किटेक्ट्स जर्नी टू द पार्लियामेंट हाउस। सो एक फैंटेसी की तरह थी कि मैं देख रहा था कि एक इट वाज बेसिकली टू इंस्पायर द आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स अराउंड। वो पहली किताब आई, और उसके बाद फिर मैं स्टोरी लिखता गया। शॉर्ट स्टोरीज में काफी लिखता था और कहानियां मुझे काफी इंस्पायर करती थी। और मैं अपने डिजाइन को भी कहानी के रूप में हमेशा एक्सप्रेस करता हूँ लोगों को। जब भी मैं अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी क्लाइंट को, मैं उसको स्टोरी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि वो डिजाइन को कनेक्ट कर सके, वो डिजाइन एक्सप्रेस हो सके उसके लिए काफी आसानी से। और कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बीच में लोग रिलेशन नहीं निकालते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप आगे हिस्ट्री को जब पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी लैंडमार्क जो होता है वो आर्किटेक्चर होता है। अगर आप गुप्ता पीरियड को समझना चाहें तो गुप्तास के आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्यों बनाया। सो आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, मेरे लिए मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें बहुत एक्सट्रीमली रिलेटेड है। और पॉलिटिक्स बिकम्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू बी वेरी पॉलिटिकल हियर, बट एक मैं स्टेटमेंट को बताना चाहूंगा। कन्हैया कुमार से मैं सिर्फ एक बात से एग्री करता हूँ, वो है कि वो बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा लेते हो, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ हिम। सो मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ, द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर पॉलिटिकल, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, ये दो आर दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी करो, ये पार्ट है लाइफ का। जी बिल्कुल। ओके, सो कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर एंड कॉलेज में, और बहुत कम लोग, पता नहीं कितने लोग मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं, बट मैं आई एम अ सेल्फ कन्फेस्ड मार्क्सिस्ट। मैं कम्युनिज्म में बिलीव करता था, क्योंकि और ये थोड़ा बोल सकते हो, विडंबना नहीं बोलूंगा, बट ये कभी कभी मैं समझता हूँ कि शायद मैं अगर मार्क्सिस्ट नहीं होता तो मैं तो डीप रूटेड आइडिया ऑफ हिंदुइज्म या फिर हिंदू धर्म को नहीं समझ पाता। Because I was Marxist, I followed the idea of Marxism. मेरे में क्वेश्चन करने की बहुत इंट्रिगिटी थी, और मैं कई बार ये समझता हूँ कि ये जो सुंदरता है सनातन धर्म की या फिर हिंदू धर्म की,
दैट आप संस्कार में हम लोग बिलीव करते हैं, तो संस्कार ये आपको बताता है कि दादी ने बोल दिया है कि बेटा पूजा रूम में आपको चप्पल पहन के नहीं जाना है, तो आप नहीं जाओगे। आप ज्यादा शायद उसके लिए लॉजिक या क्वेश्चन नहीं करोगे, ये संस्कार है हमारे अंदर। लेकिन एक कम्युनिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो खंगाल करके आंसर निकालने की कोशिश करता है, अगर वो ट्रू कम्युनिस्ट या रैशनलिस्ट है तो। लेकिन आयरनी ये है कि अभी तो आधे से ज्यादा कम्युनिस्ट आर फॉलोइंग द लास्ट प्रॉफिट। मैं कार्ल मार्क्स को लास्ट प्रॉफिट बुलाता हूँ। दे आर फॉलोइंग वन ऑफ द प्रॉफिट एंड फॉलोइंग हिम, अपने पास को वो आगे की ओर लेकर के जा रहे हैं। कमिंग बैक टू माय जर्नी अगेन, तो पापा हिस्टोरियन थे, माय फादर वाज हिस्टोरियन, तो उनसे हिस्ट्री की कहानियां सुनता था एकेडमिक। तो जो वो एकेडमिक कहानी बताते थे और रात में जो वो छत पे ध्रुव तारा दिखा के बात करते थे, वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता था। क्योंकि थे तो हम लोग काफी धार्मिक, लेकिन कभी किसी ने मुझे कुछ करने से रोका नहीं, और जो नहीं रोकने की प्रवृत्ति थी वो मुझे कहीं ना कहीं अपने सिविलाइजेशन या कल्चर से दूर ले जाता गया। क्योंकि और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे फैमिली में, माय फैमिली इज मिक्स ऑफ कम्युनिस्ट एंड संघीज। मेरे फैमिली में आरएसएस वाले लोग भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स भी हैं। तो मेरा So बचपन as your career एक is a very good fusion of art and maths and then architecture, the same way your family is a fusion of communists and sanghis, huh? So it's a good यस fusion all around. Okay, continue. तो तो एक मई को अगर मैं अपनी बुआ के साथ जाता था लेबर ऑफिस, कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑफिस होती थी, वहां पे लाल झंडे को सलाम करने के लिए, तो विजयदशमी में आरएसएस की शाखा जाना है। तो ये मेरे झंडा होता था या फिर फ्लैग, वो मेरे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट था। और 15 अगस्त 26 जनवरी को फिर चले जाना है। वी हैव ह्यूज कैंपस, मेरे घर का कैंपस काफी बड़ा था, तो जगह मैं हर बार डिसाइड करता था कि इस बार 15 अगस्त पे यहाँ मैं झंडा। तो सुबह 4 बजे मैं उठ करके 26 जनवरी को 5 बजे, क्योंकि ठंडी का मौसम तो उजाला देर से होता था, नहीं तो 15 अगस्त को मैं सुबह 4 बजे से तैयारी करना शुरू कर देता था। तो झंडे मुझे काफी इंस्पायर करते थे, चाहे वो लाल झंडा हो या फिर केसरिया हो या फिर अपना तिरंगा ही क्यों ना हो। झंडे में कुछ बात थी जो हमेशा मुझे काफी अभी भी मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ किसी फ्लैग को देख करके। तो आगे जब मैं आर्किटेक्चर स्कूल में एंटर किया, तो थोड़ा बहुत तो मैं कम्युनिस्ट के लाइन पे बढ़ चुका था। और आर्किटेक्चर एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे आपको काफी वेस्टर्नाइज फॉर्मेट में सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपको कभी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत इलेबोरेटली पढ़ाते हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न आर्किटेक्चर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। दीज ऑल आर टॉट अंडर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। और व्हेन इट कम्स टू इंडियन आर्किटेक्चर, उसमें टेम्पल्स के बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट को कवर करते हैं। आई ऑलवेज से कि इंडियन आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ टेम्पल्स नहीं है। टेम्पल्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। बट टेम्पल्स के बियॉन्ड घर कैसे बनते थे, क्यों महाराष्ट्र के वाड़ाज में क्यों कोर्टयार्ड होता था, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत साइंटिफिक रैशनल से निकलते हैं, साइंटिफिक लॉजिक से निकले हुए हैं। तो एक बच्चा जब में क्वेश्चन करने की एबिलिटी है, वो क्वेश्चन करना चाहता है, और जब आपको सब्सटैंशियल आंसर अपने सिविलाइजेशन के बारे में नहीं दे पा रहे हो, तो जो दूसरी सिविलाइजेशन जो ज्यादा सब्सटैंशियली आंसर दे रही है, वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। मैं भी वेस्टर्न आइडियाज या फिर इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ काफी अट्रैक्ट होता था। और वास्तुशास्त्र को हम आर्किटेक्ट्स बहुत रिडिक्यूल करते हैं, और आर्किटेक्चर स्कूल में वास्तुशास्त्र को काफी रिडिक्यूल किया गया है। इट्स समथिंग जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। अगर आप आर्किटेक्चर स्कूल में उस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन करोगे तो हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा। It's just like talking about Ayurveda to a MBBS doctor. यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या होता है अक्सर, दैट आर्किटेक्ट्स पॉलिटिकली काफी वोकल नहीं होते हैं। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट उनके ओपिनियन जो होते हैं बिल्डिंग से बहुत स्ट्रांगली झलकते हैं। तो जो जिसको भी थोड़ा आर्ट मूवमेंट की पहचान होगी, जैसे मॉडर्निज्म, एक्चुअली कम्युनिज्म के लिए मॉडर्निज्म बहुत रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म में बिलीव करते हैं। डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा आइडिया है, जैसे आर्किटेक्चरली मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक आड़ा टेढ़ा बहुत ही बिल्डिंग है, तो वो डीकॉन्स्ट्रक्टिव हो गया। जैसे वॉल्ट डिज्नी की जो बिल्डिंग थी, जो फ्रैंको गेरिया बनाई थी, आपने देखा होगा कि वॉल्ट डिज्नी की एक आड़ी टेढ़ी बिल्डिंग नजर आती है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डीकॉन्स्ट्रक्टिव आइडिया इन आर्किटेक्चर। बट उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जो कम्युनिज्म के लिए भी रीजन थे। जैसे इसी आइडिया के तहत हम ये भी बोलते हैं कि देयर शुड बी नो बॉर्डर, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं।
लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, विल दे एवर नो बॉर्डर, क्या वो अपने घर का कंपाउंड वाली हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। सो बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट So ये आपको somehow आर्किटेक्चर somehow एजुकेशन में नहीं। somehow you were unable to get the answers, आपको आंसर्स नहीं मिले कि क्यों हमारा इंडियन आर्किटेक्चर ऐसा था। मोर ऑफ द सॉर्ट आपको जो आंसर्स मिले वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में मिले या Yes. जितने वेस्टर्न आर्किटेक्चर थे उनके बारे में मिले। तो इस वजह से आपकी जो फिलॉसफी थी या आपका जो थॉट प्रोसेस था वो टुवर्ड्स उन सब्जेक्ट्स को रीड करने में चला गया, right, towards that Exactly. things. Okay, so from Exactly. there how you turned back yourself and कैसे आप दोबारा इस तरफ आपका जो झुकाव हुआ वो संघ की तरफ हुआ, या आप, मैं ये नहीं कहूंगा, बट आई वुड से कि कैसे आप राइटर बने, मतलब हाउ वुड यू डिफाइन दैट जर्नी? सो और जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मुझे पेंटिंग स्केचिंग का बड़ा शौक था। पेंटिंग स्केचिंग का मौका आर्किटेक्चर स्कूल में नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा टाइम ड्राइंग बोर्ड पर ड्राफ्टिंग करते हुए बीतता था। तो मैं पोएट्री कर रहा था, और मुझे जो रिवॉल्यूशन, आप आज भी जब गूगल करोगे तो सिर्फ आप डालो रिवॉल्यूशन तो आपको लाल मुट्ठी नजर आएगी, विच इज अ साइन ऑफ कम्युनिज्म। तो कहीं ना कहीं, और हर यंग वन एक रिवॉल्यूशनरी बनना चाहता है। तो रिवॉल्यूशनरी के आइडियाज हमारे सांघिक आइडिया या फिर धार्मिक आइडिया से नहीं हमको मिलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो या फिर जो यंग स्टूडेंट है वो इनविटेबली वो कम्युनिस्ट आइडिया को पढ़ना शुरू करता है। जैसे आप वो लाल मुट्ठी के पे क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। वो वेबसाइट फर्दर और आर्टिकल्स की तरफ आपको ले जाएगा, जो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताएगा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताएगा, माउस के आइडिया के बारे में बता सकता है। बहुत सारे लिंक्स आपको वहां पे लेके जाएंगे। तो वो कंटेंट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, और चूंकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, आई यूज्ड टू लव रीडिंग। मुझे अभी पढ़ना बहुत मजा आता है। आई कैन स्पेंड होल माई लाइफ ओनली रीडिंग बुक्स, अगर ऐसा हो तो उस वक्त मैं स्टालिन को पढ़ना शुरू किया। कार्ल मार्क्स की किताबों को मैं पढ़ के पूरा खत्म कर डाला। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं भी चेंज ला सकता हूँ। तो इसी चेंज के साथ मैंने पहली किताब जो मैंने आपको बताई, रीस्टार्ट एन आर्किटेक्ट जर्नी टू द पार्लियामेंट हाउस, वो सिर्फ एक इंडक्शन था कि आप पॉलिटिक्स के पार्ट हो। और फिर दूसरी किताब मैंने लिखी, वो थी क्रॉसिंग द लाइन, क्रिटिकिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया और अप्रिशिएटिंग द नक्सल मूवमेंट ऑफ इट। तो वहां मैंने नक्सल मूवमेंट को भी अप्रिशिएट किया, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द आंसर्स। तो अब यहाँ पे एक लैंडमार्क ब्रेक थ्रू आता है मेरे लाइफ में, विच इज इन 2012 के आसपास। आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई वाज कंटिन्यूइंग माय रिसर्च इन नागपुर। वहां पे मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके पढ़ा भी रहा था और मैं रिसर्च को कंटिन्यू कर रहा था। तो वहां के बच्चों के साथ मैं एक स्टडी टूर पे गया इन औरंगाबाद टू विजिट अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, और दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नी फॉर मी। द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू, पहले हम एलोरा केव्स में गए और वहां पे कैलाशा टेम्पल जो हम लोगों ने देखा, आई वाज आउटस्टक। क्या स्केल है, क्या ग्रांडर है। हमको जब ड्राइंग बनवाया गया उसका, तो ड्राइंग में हमने उसके स्केल को फील नहीं किया, राइट। हमने उसको फील नहीं किया कि कितना जायनॉर्मस वो लगता है, वो मैसिव कोर्टयार्ड ऑफ कैलाशा टेम्पल एंड द आर्टिकुलेट स्कल्पचर्स जिस तरह से बनाए हुए हैं, जिस तरह से तराशा गया है। आप तो स्टोरी भूल जाओ क्या उसके पीछे स्टोरी है। द मोमेंट यू विल सी दैट आर्टिकुलेशन, वो किसी भी रैशनल वाले बंदे को झकझोर करके रख देगा कि आखिर इन्होंने कैसा किया। तो मैं काफी एस्टॉनिश था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि हमारे पुराने लोग काफी बेवकूफ थे। तो और फिर जब वो this is what the idea, this is what the notion, this is what the idea जो जिस तरह की फीड किया गया है ब्रेन में कि वी हैव नथिंग ऑफ आवर ओन, और हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया, जो भी किया बाहर वालों ने किया। इसी वजह से शायद एक बहुत ही शैलो थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहा है सबके अंदर। यू कंटिन्यू। या तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा था अजंता केव्स। अजंता केव्स में जाकर के, एंड दैट इज वेयर द मेन थिंग हैपेंड। आप अजंता केव्स में जब आप एंटर करेंगे, तो केव्स में एंटर करने का अक्सर आप कोई भी केव आर्किटेक्चर में जाओगे तो स्टेप करने के बाद केव्स के अंदर आप स्टेप अप करते हो फर्दर। अजंता में उल्टा है। आप अंदर घुसने के बाद एक 5 फुट की कॉरिडोर मिलेगी, और कॉरिडोर के बाद गड्ढा है, गड्ढा, और फिर कुछ स्टेप पढ़ने के बाद फर्दर और गड्ढा है। तो बिकॉज क्वेश्चन करने की मेरी आदत थी, तो मैं पूछा कि यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है। मैंने जो ड्राइंग्स बनाए बाकी केव आर्किटेक्चर के, वो तो अलग हैं, और यहाँ पे डिप्रेशन क्यों दिख रहा है। गाइड के पास आंसर नहीं था, क्योंकि गाइड तो एकेडमिक जो आप उनको देते हैं तो वो पढ़ करके वो बेचारे बताते हैं, बिल्कुल। बट मुझे तो आंसर चाहिए था। तो मैंने
आंसर के लिए पहले तो वहाँ पे उस वक्त 2 ASI के स्टॉल्स थे अजंता की एंट्री पे। मैंने जितने बुक्स हो सकते थे बैकपैक में भर लिए, जितने भर सकते थे। और शाम में हमारी मुलाकात हम स्टूडेंट्स और जो भी, आई हैड गॉन विद देम एज अ फैकल्टी इंचार्ज। तो प्रोफेसर देशपांडे, आर्किटेक्ट देशपांडे वहाँ के लोकल आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने मुझे उसका कारण बताया। उन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन पेंटिंग्स बनाने के लिए थे। तो मैं पूछा कि पेंटिंग्स से गड्ढे का क्या करना है? उन्होंने बताया कि थिंक लॉजिकली, यू आर आर्किटेक्ट, यू शुड थिंक लॉजिकली। मैं पूछा कि उन्होंने फिर बोला कि केव है, केव के अंदर क्या होता है? बोला डार्कनेस। तो डार्कनेस में आप पेंटिंग कैसे करोगे? पेंटिंग के लिए लाइट चाहिए। और उस वक्त फिर उन्होंने पूछा कि लाइट का सोर्स क्या है? मैंने बोला लाइट का सोर्स फायर था उस वक्त, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो फायर जलाएंगे। और पेंटिंग्स कैसे करते थे? तो पेंटिंग्स के लिए ऑर्गेनिक पेंट्स थे। ऑर्गेनिक पेंट्स के सामने आप फायर लेके जाओगे तो कार्बन उनको खराब कर देगा। फिर उन्होंने बताया नाउ यू लुक एट द प्लान, प्लान मतलब टॉप व्यू ऑफ अजंता केव्स, वो यू शेप में है एंड इट फेसेस साउथ। साउथ से सबसे एक्सट्रीम सनरेज आते हैं। तो वो क्या करते थे, मॉन्क्स या फिर सेंट्स या साधु, वो उसमें पानी डालते थे और पानी डाल करके सनरेज को इंसिडेंट करवा करके वो सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ को यूज करके रिफ्लेक्ट करा रहे थे लाइट को, और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट जनरेट होता था। एंड आई वाज लाइक वाओ, 2000 साल पहले जिनको मैं बेवकूफ समझ रहा था, वो उस लॉ को, स्नेल्स लॉ को यूज कर रहे थे, जिसको स्नेल्स लॉ बुलाते हैं। एंड आई थॉट दैट आई नीड टू नो मोर अबाउट देम। फिर मैं पढ़ना शुरू किया एंड started with the Buddhist literature. बुद्धिस्ट लिटरेचर से उपनिषद, और उपनिषद से पुराण की तरफ आया। पुराण के साथ फिर मैं ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया। आई विल कन्फेस कि ऋग्वेद मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया ग्रिफिथ के ट्रांसलेशन से, बट क्योंकि संस्कृत का एजुकेशन काफी फेंट हो गया था, वो स्कूल में पढ़ाया गया बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। तो बट उसके बाद फिर से मैंने संस्कृत को कवर किया और ऋग्वेद को फिर से अंडरस्टैंड करने शुरू किया। और काफी So you read all the mandalas of Rigved? Yes, I read all of them, but I will say that I have not understood it completely because for me, I understand that Veda is something जिसको पढ़ने शायद कई लोगों के लाइफ टाइम निकल जाते हैं। Like it's completely civilizational process. Like अगर पहला मंडल का पहला हिम जो है वो बात कर रहा है फायर का, and it takes you further। जब वेद में जाते जाओगे then it will talk about metals और it's whole civilizational journey, अगर कोई उस तरह से देखना चाहे तो। Or there are multiple interpretations which will come across. लेकिन it's very important to really sync your brain with the composer of those verses. अगर आप उनके दिमाग से नहीं सोच पाओगे तो you will end up misinterpreting. Well, that is a very diverse topic. If we start discussing that, that will again go into another discussion. Yeah. But coming back to that, from where we started, I'm still looking for the answer for your final book. A communist turned rightist and wrote a book about the Narendra Modi. So, just tell me about that. Yeah, that's also very interesting because actually जब ये अजंता केव्स का इंसिडेंस हुआ उसके पहले मैंने एक फिक्शन लिखी थी जो पब्लिश आज तक नहीं हुई। और एंड वे बैक इन 2018 मैं लिखता था बहुत कम, मतलब आई वाज नॉट इवन एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्विटर अकाउंट भी मैंने 2017 में खोला और एक्टिव में 2018 में हुआ, तो थोड़ा बहुत ट्वीट करने लगा लोगों को रिप्लाई ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। और तो सुबह चाय के समय मेरे कलीग ने मुझे फेसबुक पोस्ट दिखाया 20 रीजंस व्हाई नॉट टू वोट फॉर मोदी। और मैं खुद एक मोदी हेटर था। आई वाज समवन जो मोदी से बहुत नफरत करता था। मैं लिटरली उनको मास मर्डरर बुलाता था। बट आई हैड गॉन थ्रू जर्नी। जो मेरे कलीग्स को पता था कि ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे में, तो उसने बोला कि वेरी डियर कलीग ऑफ माय कौशिक दास, वो मुझे आभास दा बुलाता है बिकॉज ही वाज माय कॉलेज में भी मेरे से 2 बैच जूनियर था। तो उसने बोला आभास दा आप क्यों नहीं कुछ इसके ऊपर लिखते हो? तो मैं बोला कि ठीक है, लेट मी पुट, मैं तो ट्वीट करता हूँ। मेरे जो गिने चुने उस समय 1000 के आसपास कुछ फॉलोअर थे मेरे, जो मैं लिख सकता हूँ लिख दूंगा। सो आई मेड अ थ्रेड ऑफ मैं थ्रेड बहुत फ्रीक्वेंटली बनाता हूँ, अभी भी टाइम मिलता है तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट थ्रेड्स। सो दैट थ्रेड वाज अराउंड 64 ट्वीट्स और समथिंग। यहाँ पे आई रोट रीजंस व्हाई टू वोट फॉर मोदी, व्हाई आई हैड नॉट वोटेड फॉर मोदी बट व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी इन दिस कमिंग इलेक्शन।
और वो थ्रेड काफी वायरल हो गया, तो लोग बोलने लगे कि दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू बुक वगैरह, बट इलेक्शन में सिर्फ 4 महीने बचे हुए थे। ये बुक में ट्रांसफॉर्म होना तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, बट somehow I got in touch with Garuda Prakashan Sankrant ji, and he said that we will take it up though it's challenging. So मैंने किताब 20 दिन में पूरी करी। और इसके लिए भी बिकॉज मैं कारपूल करता हूँ बैंगलोर में, मेरे 3 साथी हैं जिनके साथ मैं कारपूल किया करता था। अभी तो कोरोना की वजह से देयर इज नो कारपूल, बट उस वक्त सो मैं पीछे बैठ करके लिखता रहता था, वो भी मुझे आइडियाज देते थे। और ऐसे बैंगलोर ट्रैफिक को मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज अगर वो बैंगलोर ट्रैफिक नहीं होती, वो 3 घंटे की जर्नी हर दिन नहीं होती, तो मैं शायद ये किताब को पूर्ण नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता। और फिर वैसे जाकर के किताब कंप्लीट हुई। संक्रांत जी ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने रेस्टलेस होकर के 3 दिन में 5 दिन में पूरी एडिटिंग कंप्लीट की, और रिकॉर्ड टाइम में बुक मतलब राइटिंग से लेकर के पब्लिकेशन तक इट वाज 2 और 2.5 months में सब कुछ खत्म हो गया, एंड दे गॉट द बुक ऑन 25 मार्च को किताब आ गई थी। सो इट वाज ओनली आइडिया ऑन द 1st of January, और 25 मार्च को किताब तैयार थी। तो दिस वाज एंड आई एम सो, अगर एक गरुड़ा प्रकाशन नहीं होता तो शायद ये हो नहीं पाता। दे रियली वर्क लाइक एनीथिंग फॉर दिस, और ये किताब आ गई, और अभी मैं बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक से भी काम कर रहा हूँ, और ज्यादा इंटेंस टॉपिक्स। सो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ यू हैव ऑल द वैल्यूएबल रीजंस टू लव अ पर्सन जिसको आप एक टाइम पे बहुत हेट करते थे। सो ये ट्रांजिशन अपने आप में एक वेल रेड, लॉजिकल और रैशनल ट्रांजिशन है, जिसकी वजह से आपने किताब लिखी और जिस तरह से आपने आपका व्यू जो है नरेंद्र मोदी के लिए बदला। जी जी हाँ। सो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जो जुड़ा हुआ है। अगर अब तक तो आपने अपनी जर्नी बताई, बट मैं क्वेश्चन को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, बट अगर कुछ एक पॉइंट्स बताने पड़े, व्हाई व्हाट ड्राइव्ड यू एज अ पर्सन कि आपने नरेंद्र मोदी को ही चुना एज अ टॉपिक? वाज इट जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्शन टाइम था इसीलिए? सेकंड, व्हाई यू फील कि नरेंद्र मोदी इज नाउ अ स्टेट्समैन, नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिशियन, इफ यू हैव टू से? कैन यू आंसर दिस? यस, एक्चुअली जब मैं बुक के लिए पिच लेकर के जाता था, बिकॉज जब मैं बुक लॉन्च में जा रहा था, कई बार लोगों ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया कि इट्स अ बुक फॉर मोदी, तो सबसे पहले मैं ये बोलता था कि दिस इज नॉट अ बुक एज अ पिच फॉर मोदी। ये पुस्तक बिल्कुल मोदी के लिए पिच के लिए नहीं है, दो नेम ऑफ द बुक इज मोदी अगेन, बट उसका सबटाइटल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और व्हाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप वोट करो या ना करो, वो आपको इफेक्ट करने वाला है, सो इट्स बेटर आप वोट कर लो। सो मुझे लगता था कि अभी के टाइम में, करंट सिनेरियोज में, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो बेटर लीडर देन नरेंद्र मोदी, गिवन द फैक्टर्स जितने भी पास्ट में इंसिडेंसेस हुए ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि जो रीजन से मैं उनको हेट करता था, वो रीजन सारे नलिफाई हो जाते, और वो हो गए थे। and not many people know I was कार्यकर्ता of आम आदमी पार्टी for around a year and a half. मैंने अपने सैलरी का एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट्स को वैसे भी बहुत कम पैसे मिलते हैं शुरू में, बट फिर भी मैंने अपने सैलरी के 1.5 महीने की सैलरी आम आदमी पार्टी को डोनेट की थी। एंड बट उसके बाद जो आम आदमी पार्टी ने किया, और जो रियलाइजेशंस मेरे बीजेपी के बारे में हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब मैं संघ लोगों के कांटेक्ट में आया, तो और जैसे मैं बताया कि मैं बड़ा रैशनल हूँ, मैं चीजों को देख के परख के समझना चाहता हूँ, तो मैंने संघ ज्वाइन किया। मैंने आरएसएस की शाखा जाना शुरू किया कि देखूं कि आखिर ये करते क्या है, जिनको एक्चुअली यही बात, मैं तब से आपकी जो बात सुन रहा हूँ, मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी कि एक होता है कि अपना व्यू बना लेना, और फिर उस व्यू को मतलब इतना रिजिड कर लेना कि उसको चेंज करने के लिए चाहे कोई कितने भी तो आपको व्यूज दे, आप उसको एक्सेप्ट ना करना। आपकी क्वालिटी यही रही स्टार्टिंग से, चाहे वो आपका पर्सनल करियर हो या फिर चाहे पॉलिटिक्स हो या किसी के बारे में ओपिनियन हो, आपने चीजें पहले अपने व्यू पॉइंट रखा, लेकिन उसके बाद आपने उसको टेस्ट एंड ट्राई किया, और आपने फिर चेंजेस को एक्सेप्ट किया, एंड देन यू मेड योर माइंड कि क्या सही है क्या गलत है। जिसका आपने ये बोला कि आपने आरएसएस ज्वाइन किया और उसको जानने की कोशिश की, ना कि आपने बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे बस अपना व्यू पॉइंट बना के क्रिटिसाइज किया। दैट्स गुड थिंग अबाउट, या प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने हिंदुत्व के बारे में समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज हिंदुत्व वाज अ रीजन जिसके लिए मैं दूर था बीजेपी से या फिर आरएसएस से या फिर
सो कॉल्ड, मैं बिलीव नहीं करता हूँ राइट विंग और लेफ्ट विंग में, सो कॉल्ड राइटियस विंग या धार्मिक, अब जो भी बुला लो उनको। सो मैं हिंदुत्व को समझने की कोशिश करने लगा कि क्या था। मैं राम जन्मभूमि मूवमेंट को बहुत क्लोजली समझा था, क्योंकि जो मेरी किताब थी, जो सेल्फ करवाइज लिटरेरी एजेंट है, वो राम जन्मभूमि से ही शुरू होती थी। तो जब मैं पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को पूरा पढ़ा, सो आई वाज शॉक्ड। जब टेस्टिमनीज पढ़े जो सो कॉल्ड हिस्टोरियन एनीवेज दे आर एकेडमिकली हिस्टोरियन, जब उनके टेस्टिमनीज में पढ़ा जिस तरह के उन्हें मजाक बना दिया कोर्ट में, और अब तक बहुत सारे फैक्टर्स थी। अगर इफ यू कम टू द सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यहाँ पे एक द्रविड़ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चलता है कंप्लीटली। तो और मुझे उनका भी ट्रुथ समझ में आने लगा, बिकॉज द्रविड़ पार्टीज खुद को लेफ्टिस्ट बुलाते थे। तो जब वो खुद को लेफ्टिस्ट बुला रहे हैं, तो लेफ्टिस्ट को रैशनल होना बहुत जरूरी है। जिस पार्टी का नाम इज बेस्ड ऑन द बिगेस्ट मिथ, दैट इज आर्यन इन्वेजन थियरी को बेस करके जो अपना नाम रख रहा है, वो लेफ्टिस्ट कैसे हो सकता है? वो लेफ्टिस्ट या फिर रैशनल है ही नहीं। जैसे अगर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इनका डायरेक्ट रिलीजियस नेम भी है, हिपोक्रेसी ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कांग्रेस का मेरे लिए करप्शन का पिटारा खुल चुका था। आम आदमी पार्टी की सच्चाई पूरी क्लियर हो चुकी थी मेरे लिए, उसको मैंने काफी डिटेल में लिखा अपनी किताब में भी। फिर कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का पिटारा खुल चुका था, दे वर नो एट ऑल ऑल्टरनेटिव। गुजरात राइट्स का सच जानना बहुत जरूरी था। तो मधुकेश्वर जी के वर्क को मैंने काफी फॉलो किया। वहां पे उन्होंने गुजरात राइट्स को कंप्लीटली डिस्क्लोज किया है। शी हैज डॉक्यूमेंटेड इट सो वेल। एंड उससे पहले एंड जो अदर साइड ऑफ आर्गुमेंट है, वो बिल्कुल मलिशियस है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। सो दे ऑल द एलिगेशन व्हिच आर पुट अगेंस्ट मिस्टर मोदी, वो एक एक करके ताश के पत्ते की तरह ढह रहे थे, कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहे थे। राम जन्मभूमि, राम का आना मेरे लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज इट इज सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स फॉर मी। और जो भी पार्टी सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स के साथ है, उस डिस्कोर्स के साथ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया अजंता केव्स में, मैं उसका साथ क्यों ना दूं, उसका साथ क्यों दूं जिसके झूठ मुझे इस डिस्कोर्स को बिलीव ना करने को मजबूर कर रहे थे। True. So this was the reason I choose to side with BJP at that time. मैं भी clearly बोलता हूँ, I align with BJP because उनके आइडियाज मेरे सिविलाइजेशन वैल्यूज को, इथॉस को काफी स्ट्रॉन्ग रेनफोर्स करके लेकर के आते हैं। और जो टर्म भी था मोदी जी का, जो टर्म 1, मैंने उनको वोट नहीं किया था टर्म 1 में, बट जो भी उन्होंने स्टेटमैनशिप दिखाई, द वे ही स्टार्टेड डेलीगेटिंग। आज आप पाकिस्तान जैसे स्टेट का सिचुएशन देख रहे हैं, इट ऑल स्टार्टेड द डे व्हेन मिस्टर मोदी वाज टू टेक द ओथ। तो वहां से जर्नी शुरू हो चुकी थी, जब वो सबको इनवाइट कर रहे हैं एंड जिन्होंने ओपनली बता दिया दैट आई एम ओपन फॉर द थिंग्स। और उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम सर्जिकल स्ट्राइक तक पहुंचे। उसके पहले बहुत डायरेक्टली वहां पाकिस्तान में लैंड कर जाना, नवाज शरीफ की बेटी को उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने की, सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थे कैसे उन्होंने पूरी चीज को गढ़ करके काम किया। सो दिस अभी भी कई लोग जो चाइना के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन चल रही थी, वहां पे भी जिस तरह से उन्होंने इस चीज को, लोग बोलते रह गए कि मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना, इट डजंट मैटर। Exactly. That's the quality of a person to say कि एक बात कह भी दी इशारे में, और जिसको समझनी थी वो समझ भी गया और काम हो गया। Yes. So this China issue again has proven a great statesmanship of Mr. Modi, the way he has really handled the whole situation. Because to deal with China is not China is a very naughty country, if you ask me that way. उनके जिस तरह से वो, तो 1962 में भी जिस तरह के incidences हुए थे, it was more of that blunders by Mr. Nehru, because a lot of things when People's Daily ने literally अखबार में छाप दिया कि हमने ब्रिज बना लिया, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। ये बात अखबार ने 58 के अगस्त में लिखा था। तो नेहरू जी ने बोला कि वो छाप रहे हैं इसको अगस्त में और इसको इनॉग्रेशन की बात हो रही है, और नेहरू जी ने बोला कि ठीक है, जब अगले गर्मी में हम अपने पेट्रोल पार्टी भेजेंगे इंस्पेक्ट करने के लिए, हम एक पेपर की बात पे कैसे बिलीव कर लें। और तो जब हमारी पेट्रोल पार्टी वहां पहुंची अगले साल समर में, मतलब 6-7 महीने के बाद, तो चाइना ने बोल दिया कि ये तो हमारी टेरिटरी है, इसलिए हम आपके लोगों को पकड़ रहे हैं। और इस तरह से अक्साई चीन हमने गंवा दिया।
अक्साई चीन तो बोलना भी नहीं चाहिए, बट that blunder is what not मोदी डिड. उन्होंने जाकर के बहुत, अभी जहाँ पे सिंधु नदी पे उन्होंने पूजा किया, वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. सो कई लोगों को इशारे भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आप ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, आप काम करो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या टू डील विद चाइना. This all needs to be very diplomatic, very strategic. Like, if I have to say something, that all the reasons you have to write a book about a man who is our prime minister. So ये बहुत अच्छा एक आपका ट्रांजिशन रहा, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए और आपने ये बुक लिखी. Okay, that's great. So my next question is, अगर 2014 से पहले की पॉलिटिक्स को देखो और 2014 की बाद की पॉलिटिक्स को देखो, बहुत शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस यू सी? सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये हुआ है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कल्चरल इथोस की बात हो रही है. People may criticize. See, I'm not very happy with a lot of ministries, but I do understand that there are many various reasons why those ministries are not performing that way. जैसे HRD को हमेशा ड्रैग करते हैं. And I myself being a very close, I associate myself, मैं अपने को बहुत एसोसिएट करता हूँ हिस्ट्री से, इतिहास से मैं बहुत एसोसिएट करता हूँ. तो आज भी NCERT की किताबों में आर्यन इन्वेजन की बात हो रही है, लेकिन I still am very hopeful. सबसे अच्छी बात ये है कि आज आप ये आई एम रेफरिंग टू द कन्वर्सेशन विद स्वरूप रावल जी लॉन्ग बैक. तो उन्होंने बताया कि एक समय था आवाज दैट जब हम विदेश में जाते थे तो वहां पे साड़ी पहन करके, बिंदी लगा करके उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता था, बट नाउ वी कैन फ्लॉन्ट साड़ीज, वी कैन फ्लॉन्ट आवर कल्चर, ट्रेडिशन एवरीवेयर. सो दैट एज अ फर्स्ट, शायद लोग इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करते होंगे हर कोई, बट दिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स व्हाट हैज कम आफ्टर 2014 हैज रियली सब्सटैंशिएटेड, काफी रिइंफोर्स किया है उस चीज को. फिर दूसरी बात ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं काम के होने का मूवमेंट काफी बढ़ गया है. चाहे वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, अभी भी ब्यूरोक्रेसी में काफी प्रॉब्लम्स हैं, आई वोंट डिनाई कि प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट आया है. एंड आप बता सकते हो कि बोल सकते हो कि बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से भी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्स करने लगे हैं या फिर दे हैव बिकम रिस्पॉन्सिव. पता नहीं व्हाट मे बी द रीजन, बट 2014 के बाद डेफिनेटली, बिकॉज मेरे खुद के ग्रेवियंस बहुत बार रिजॉल्व हुए हैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री से, जो 2014 के पहले नहीं होती थी. फिर लाइसेंस राज का आप बात करो तो वो जो थोड़ा बहुत भी एग्जिस्ट करता था वो अब बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल मैन. करप्शन नहीं गया है, लेकिन इट हैज गॉन ऑफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. काफी हद तक वो जा चुका है. इंडिया की इमेज काफी स्ट्रांग हो चुकी है, बिकॉज लुक टुडे अमेरिका इज अलाइड टू इंडिया, it's not allied to Pakistan anymore. This is a big, very big takeaway from whole of this discourse. So these things are something जो मुझे लगता है बहुत strong differences हैं, and which are going to largely affect even further geopolitics को बहुत affect करने वाला है. Because अभी currently I'm working on a very important book on how WHO and China together put across this COVID in front of us. And I have been able to find the sources where जब ये लेबर माइग्रेशन के इशू वगैरह हुए थे वो भी चाइना कर रहा था, और क्या बहुत ये गलवान तक जो बात आई है, दिस अ वेरी लार्जर प्लान ऑफ चाइना. और चाइना वर्क्स, अगर कोई मॉ को रेफर करेगा, मॉ के स्टेटमेंट्स को कोई पढ़ना शुरू करेगा, तो चाइना हैज बीन वेरी, चाइना डजंट एग्री ऑल द टाइम विद मार्क्स एंड लेनिन. उनकी आइडिया कंप्लीटली चाइनीज राष्ट्रवाद में है, लोग माने या ना माने, बट दे आर वेरी मच फॉर, दे आर वेरी मच अपने पुराने मैप को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं हर बार. और वो जो एक्सपेंशन की पद्धति है, अब जो पहले नाजीज हुआ करते थे वो उस तरह से अभी ये माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना की है. अब इनको टैकल करने के लिए यू नीडेड अ वेरी क्लोज बाय नेबर. अमेरिका कैन नॉट टैकल देम, अमेरिका उनको टैकल नहीं कर सकता है. तो the way India is performing because of Narendra Modi, or rather because the government of now, ये geopolitics को बहुत largely affect करने वाला है. Next 5 years is going to be very interesting and very different what it was 5 years back, geopolitically too, not only about India. It's a very right way to sum up. My next question is about you. What is your daily screen time, and what do you think the role of social media in shaping up the mind of youth? And how do you deal with the negativity of social media? All these things are connected. Social media is something, because I'm not at all on Facebook.
तो बिकॉज फेसबुक में तो आप लंबे पोस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ट्विटर में काफी लिमिटेशंस होती हैं. So at times when you tweet something, so those limited characters can't even, it can put a very negative impression even in the mind of people जिसके आइडिया से आप अलाइन कर रहे हो. उनके मन में भी कई बार बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, क्योंकि हमारी, जैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि हमारी थॉट प्रोसेस काफी कॉलोनियल हो चुकी है. बहुत स्ट्रेट हम चीजों को चाहते हैं. वी डोंट डिकोड द अंडरलाइंग सरकाज़म और बहुत सारी चीजें रहती हैं. तो सोशल मीडिया डेफिनेटली हैज गॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. में से मैं डिनाई नहीं करूंगा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. एंड इट एग्जिस्ट बिकॉज एवरीवन, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ साथ चलते हैं. और अगर आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, तो अगर आपकी बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया है जो नॉन नेगेटिव वाले लोग भी हैं, तो वो आगे आएंगे, आपके सामने बात करेंगे. इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो. लेकिन मेरी एक बुरी आदत है, चाहे मैं बहुत लोगों को रिप्लाई करता हूँ. अगर मुझे, मेरे पास खाली टाइम है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बिकॉज मेरे दिमाग में आज भी ये बात बैठी हुई है कि हर किसी को समझाया जा सकता है. कोई ऐसा नहीं है जो, एंड आई ट्राई एट टाइम्स, आई बिलीव कि शायद मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, बिकॉज आई लव एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. मुझे चीजों को एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है. तो आई एंगेज विद पीपल, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू बी वेरी सिविल. एंड आज तक मुझे, इनफैक्ट, people on the other side like William Dalrymple has also appreciated the way I have taken the debate ahead with him. I have got appreciation from Shashi Tharoor also, though I have largely disagreed with him many of the times. So अभी भी मेरा कन्विक्शन ये है कि engage करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इग्नोर कर देंगे तो कई बार आप पर्सनली यू कैन बी एट पीस, बट अगर आप लार्जर डिस्कोर्स लेकर के चल रहे हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि यू बी द चेंज टू ब्रिंग द चेंज, तो वो नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर मेरे 40,000 और फॉलोअर्स हैं, तो सिर्फ 40,000 लोगों को मैं कैटर कर रहा हूँ, या थोड़ा उससे ज्यादा. लेकिन आइडिया को बहुत वाइड स्प्रेड होना है. अगर आप एंगेजमेंट यहाँ से भी कट करना शुरू कर दोगे, तो फिर सोशल मीडिया का कोई यूज नहीं है. वी हैव बिकम अ वेरी एलाइट. अगर हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज माई बेसिक टेक ऑन दिस. अभी ऐसा चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है. Okay, well said. What do you think about the kind of ये जो so called leaders पैदा हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो बहुत जल्दी यूथ आइकन बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो JNU से या और यूनिवर्सिटी से बने हैं, जिनको मीडिया ने बनाया है, एंड हमेशा उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट तो रहा ही है. खैर, लेकिन और जिस तरह का माहौल, पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज का जो माहौल है, जो हाल फिलहाल में बना है कि एक तरह की सोच पैदा हो गई है जब से 2014 से, कि आप जितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट आप रहेंगे, वो आपका एक यूथ का स्वैग बन गया है, जिसको लेकर के हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स? जैसे अगेन इट्स बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड, आप बोल सकते हो धार्मिक आइडियाज को थोड़ा कुशन इसलिए मिल रहा है बिकॉज सोशल मीडिया है. बट ऑन द अदर हैंड, जो एंटी धार्मिक आइडियाज हैं या फिर एंटी कल्चरल इथोस ऑफ इंडिया है, जो स्टैंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बैकअप हमेशा, उनकी जो पूरी इकोसिस्टम है, इट्स वेरी स्ट्रांग. आई विल नॉट डिनाई टू इट. उनकी इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है. तो अगर रातों रात कन्हैया कुमार बिकम्स अ सेंसेशन, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, बिकॉज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ कम्युनिस्ट इज वेरी डिफरेंट देन हाउ वी वर्क. हमारे वर्किंग से उनका वर्किंग काफी डिफरेंट है. अब जैसे इंसिडेंट्स जो JNU में जो when to do cherry picking, they really first work on the idea कि who are the vulnerable people. जो vulnerable होता है, उनको, उनमें क्रांति की आग जगाते हैं. और क्रांति की आग जागने में कोई बुरी बात नहीं है. मैं खुद को क्रांतिकारी भी अभी भी मानता हूँ. और क्रांति किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब उनके हाथ में अगर आपने पहले ही लेनिन की किताबें डाल दी, या फिर आपने ये बता दिया कि एक डिस्कोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि ब्राह्मणवाद है, जिसने सारी चीजों को स्पॉइल कर दिया, और उनके मन में ये पहले ये आइडिया आता है कि मुझे तो भारत को तो अच्छा बनाना है. अगर मैं भी कम्युनिस्ट था, तो मेरे मन में भी ये आइडिया था कि मैं भारत को अच्छा बनाना चाहता हूँ. मुझे उस वक्त भी मैं 15 अगस्त को सुबह में 4 बजे झंडा लगाने की तैयारी करता था, हालांकि कम्युनिस्ट आइडिया से मैं इन्फ्लुएंस था. लेकिन विद द टाइम, अगर अब दो चीजें आती है, अगर पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजों को लेकर के, अगर आप कहीं पे कोरेगांव में बोलने जा रहे हो, तो आप सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए भी अगर आपके पास फंडिंग है,
चीजें आपकी लाइफ डिफरेंट होने लगी। दैट्स व्हाई दे पिक वनरेबल पीपल। अगर आप पूरे प्रोफाइल को देखना शुरू करेंगे तो कम्युनिस्ट ने कभी आप वैसे लोगों को नहीं देखोगे जो वनरेबल नहीं थे, वैसे ही लोग वेल हैं जो टूट एस्टेब्लिश है, सकते हैं, उनको नहीं लिया। उनको नहीं लेंगे, उनको लेंगे जो टूटे हुए हैं, उनको थोड़ा ये देकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके मन में क्रांति की आग जगाते हैं। तो अब जैसे, और कहीं ना कहीं हम उस तरह के इकोसिस्टम को अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए कि जो वनरेबल है उसको लेकर के आगे बढ़े, उसको धार्मिक आइडियाज देने की शुरुआत करें। और इट आल्सो गोज बैक टू अ बिट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जब 1967 में जब पूरा तख्ता पलट पूरा सिस्टम गया था, जब इंदिरा गांधी हैड टू टेक द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट, तो उसके पहले नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन या फिर काफी अच्छे हिस्टोरियन थे जैसे जदुनाथ सरकार, आरसी मजुमदार। तो ये लोग बड़ी अच्छी किताब लिख रहे थे। उनकी किताब का एक पूरा सीरीज था विच वाज, वो डीकोलोनाइज कर रहे थे हिस्टोरिकल एजुकेशन को। तो जब और उसके बाद वो सारे मल्टीपल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होके बटने वाली थी वो किताबें। तो नूरुल हसन आए तो उन्होंने उसको कंप्लीटली हॉल्ट कर दिया, रोक दिया उस प्रोसेस को। और जो सिस्टम था हमारे सिविलाइजेशनल इथोस का, दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय ब्राह्मण वॉर। और यहाँ पे इन्होंने पूरा जो, बिकॉज मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म कांट एग्जिस्ट अगर क्लास की बात नहीं हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, कास्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द क्लास। और इस तरह से इन्होंने फिर पूरे डिस्कोर्स को आगे ले जा करके, और वो किताबें आज भी जेन कहीं भी आप अगर एक मोस्ट नॉट ऑल ऑफ देम आर परसुइंग कोर्स इन ह्यूमैनिटीज, लेकिन जो बच्चा स्कूल में आर्यन इन्वेजन पढ़ा उसके बाद फिर जाकर के बीए एमए में भी वही आगे पढ़ रहा है, तो क्यों ना कम्युनिस्ट के प्रो कम्युनिस्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट एकेडमिक, हाउ कैन यू से कि जो तुमको पढ़ाया गया वो गलत है, जो एकेडमिक किताब में जो लिखा है वो कैसे गलत है, आप कैसे बोल सकते हो? तो उनकी जर्नी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लार्जर कॉन्स्पिरेसी का है, जो एकेडमिक कॉन्स्पिरेसी है। वो क्रिएट होते हैं, फिर पैसा इन्वॉल्व होता है, उनके वनरेबल को उठाते हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यंग वंस हैं या फिर जो रादर जो पेरेंट्स ऑफ द करंट जनरेशन है, वो बच्चों को बताना शुरू करें हमारे कल्चरल इथॉस के बारे में। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया भी जा रहा है, तो बच्चे को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जब आर्यन बाहर से आए तो ऋग्वेद रिवर सरस्वती के बारे में क्यों बता रहा है, वो बाकी के रिवर्स की बात क्यों नहीं कर रहा है? सो जब हम फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं, तो फिबोनाची खुद ने पिंगाला को एट्रीब्यूट किया है, ऋषि पिंगाला। तो हम ऋषि पिंगाला की बात क्यों नहीं करते हैं? सो पेरेंट्स को ये सेट करना पड़ेगा फाउंडेशन, ताकि बच्चे आगे जा करके, बच्चे क्या है, ग्राहक की तरह है। ये जो कॉलेजेस हैं या दुकानदार है, दुकानदार आपको वही देगा जो बच्चे चाहेंगे। सो हमारे तरफ से थोड़ी वर्किंग की जरूरत है, rather than criticizing HRD, हमको घर के लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। So you believe distorted education and distorted facts are the reason जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और यूथ जो यंग जनरेशन कॉलेज में जाती है उनको बहकाया जा रहा है? क्या एनीवेज, my next question is, how was your lockdown experience? कैसा रहा? How did you manage your highs and lows? और कैसा लगता है इसके बाद कैसे वर्ल्ड का डिस्कोर्स बदलेगा और क्या क्या चीजें बदलाव आप देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? For me, पहले तो I am a very because I am an architect, तो और मैं I do a lot of green buildings, so I believe in a concept of saving the ecosystem completely. और जो recent analysis जो मैं data वगैरह डाल रहा था, अभी मैंने कुछ articles लिखे भी हैं about this, that how we can draw a lot of positive out of the lockdown and the COVID scenario completely. अब जैसे only 10% of the vehicles are all around. So पहले तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो चुका है, बिकॉज बैंगलोर ट्रैफिक इज वन ऑफ द थिंग जो, हालांकि मैं क्रेडिट करता हूँ बैंगलोर ट्रैफिक को कि मुझे लिखने का टाइम मिलता था, बट एट द सेम टाइम लेक्स आर टर्निंग बेटर बैंगलोर में। और उसके साथ साथ मेरे लिए लॉकडाउन में ज्यादा कुछ उस तरह से फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज उस समय भी मैं लिखता था, कारपूल में बैठ के अभी भी लिख रहा हूँ। डिफरेंसेस बस ये आ गए कि आत्मनिर्भरता ज्यादा बढ़ गई है, because you don't have any help around, सारा काम आपको खुद से करना है, and that's a very good thing. और इन दूसरी एस्पेक्ट आप तो एम्पैथी आपकी और भी जागी है। अब I have known people who have taken very, जैसे उनके हाउस हेल्प कल को उनका ध्यान रखते थे, आज उन्होंने हाउस हेल्प का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसपे पूरी सोसाइटी सिविलाइजेशन चलती है, वो वापस आ गई है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था वो पहले बहुत कम हो चुका था। पहले क्या होता था कि पहले अभी भी इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, आप
ऑफिस, या तो आप ऑफिस के लिए, या तो आप अपने गाड़ी के लिए, या तो अपनी नींद के लिए, और चौथी चीज आपकी लाइफ में कुछ है नहीं। गाड़ी मतलब जो आप ड्राइव कर रहे हैं, सो बिल्कुल। आप तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, और आगे भी मैं देखता हूँ कि इट विल बी अ पॉजिटिव मूव, और सिविलाइजेशन काफी चेंज होने वाला है। image of the city will change drastically. The way city behaves is going to change completely. It will not remain the same what it was 4 months back. Okay. So, do you feel कि work from home continue होना चाहिए? I guess. Yes, actually work from home again. What सबसे पहले इसकी बहुत पॉजिटिविटीज बहुत ज्यादा है। अगर मैं पर्सनली देखूं तो पहला कि पहले लॉकडाउन में आई वाज शॉक कि मैंने जो लास्ट पेट्रोल डाला कार में, उसके बाद जब लॉकडाउन वगैरह हटा था, तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो इट्स अ बिग चेंज। यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्टार्टिंग पॉइंट, और आगे भी जाकर के जब ये चीजें कंटिन्यू होने वाली हैं, तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड कार्बन फुटप्रिंट जो रिड्यूस होने वाला है, इट विल नॉट हैपन बाय ब्रिंगिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी। आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी, क्योंकि आज भी आपको सोलर पैनल लाने के लिए एक पेट्रोल की गाड़ी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट हैज टू बी कि आप अपने कंजम्पशन को कैसे कम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम इज अ वे अहेड ऑफ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन आप काफी कम करोगे, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग गलत बातें कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव बोल रहे हैं कि इट विल ब्लॉक डाउन इकोनॉमीज, बहुत सारे, बट देयर आर मेनी। आई एम वर्किंग ऑन अ पेपर एज वेल फॉर दिस कि कैसे सिटी कंप्लीटली चेंज होने वाली है पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। सो वर्क फ्रॉम होम विल रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, बस देयर आई एम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन फील्ड, सो देयर लॉट ऑफ फील्ड वर्क व्हिच नीड्स टू बी डन, तो वो तो चलता ही रहेगा, बट जहां पे जरूरत नहीं है, प्लीज आई विल एनकरेज पीपल टू वर्क फ्रॉम होम। Okay. Do you think अभी जिस तरह का देश में हम डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ की बात तो जरूर करते हैं, बट कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग अपोजिशन का रोल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहता है। बट ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से भी सिनेरियो चल रहा है कंट्री में, उससे एक गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा साइन है पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट के होने का, बट opposition is nowhere. There is you don't feel that कि कोई है ऐसा जो constructively opposition का रोल प्ले कर सके। आपको कैसा लगता है अभी का स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी? See, opposition is very important, and I will never deny to this. But I have subscribed to one idea that BJP needs to be opposed very strongly, actually. But opposition will not come until unless the rest of the party realize that the country has gone over that cycle of colonialism. Look, people believe in nationalism to a great extent. So if at all Congress wants to outdo BJP or any other party, then first of all they will have to be very nationalistic. There is no compromise on that, because if your borders will be secured, then you will be secured. There are many pertinent issues जिसपे BJP से सवाल पूछने चाहिए, but हर कुछ boil down हो जाता है nationalism पे आकर के कि आप तो, खैर कांग्रेस का तो बैगेज, आई कैन, मुझे ऑन रिकॉर्ड भी ये बोलने में कोई ये नहीं है कि मेरा वोट तो कभी कांग्रेस को जाएगा नहीं, फॉर वेरियस रीजन, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, शास्त्री जी का हो, या फिर गांधी असैसिनेशन मिस्ट्री इटसेल्फ। आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ बुक फॉर दिस आल्सो, गांधी असैसिनेशन मिस्ट्री के ऊपर, इस पे फिल्म पे भी काम हो रही है। सो दैट होल बैगेज ऑफ कांग्रेस मुझे कहीं ना कहीं उसके तरफ तो इंक्लाइन कर नहीं रहा है, बट वी नीड, जैसे आपसे मुझे काफी उम्मीद थी, आप, मुझे लगा था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो शायद नेशनलिस्टिक कॉज को भी लेकर के आगे बढ़ेगी, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सो आगे जाकर के चीजें, आई डोंट नो हु विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो, बिकॉज इट्स फाइन, आज नरेंद्र, या फिर जो आज से 10 साल के बाद हु विल बी द लीडर्स, योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने काफी कुछ दिखाया है यूपी के टर्म में। बट आगे क्या बीजेपी के लीडर्स विल फॉलो टू द इथॉस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी? आई एम नॉट श्योर। इफ इट डजंट हैपन, इट्स वेरी डूमी, मतलब इट्स नॉट वेरी, फ्यूचर में उसका ब्राइट नहीं देखता हूँ। वी नीड अ वेरी नेशनलिस्टिक अपोजिशन। सो यू मीन कि अभी कोई अपोजिशन का स्कोप नहीं दिख रहा और फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है फॉर द अपोजिशन? यस, इट्स कंप्लीटली, क्योंकि नेशनलिज्म इज द क्राइटेरिया फॉर पीपल टू रियली जज द पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ। अगर वो आज भी नहीं समझ रहे हैं तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम।
उनको कंट्री के साइक को समझना पड़ेगा. Okay. So before moving to rapid fire, one last question, if you can answer in a very short and crisp way. आप आज का यूथ अपनी कैपेसिटी से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एज बेस्ट एज, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हाउ यूथ कैन कंट्रीब्यूट इन दिस कैपेसिटी इन दिस ग्रोइंग इकोनॉमी और कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, और आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या सोचते हैं अगले 5 इयर्स में? So first coming on to the contribution of the youth और youth कैसे contribute कर सकते हैं. So I believe in foundation system completely. I'm not saying because मैं architect of building foundation उस तरह की बात नहीं है, but foundation पे मैं बहुत believe करता हूँ. अब अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ और अगर मेरी मैथमेटिक्स से कनेक्ट नहीं है, जो कि मैक्सिमम आर्किटेक्ट्स का नहीं है, सो फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इज नॉट गोइंग टू ब्राइट, क्योंकि कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज आने के साथ साथ चीजें बहुत चेंज हो रही है. यू विल हैव टू मूव विद द टाइम, और कोई और आपका काम करे आर्किटेक्ट के लिए तो उसमें काफी प्रॉब्लम है. सिमिलर गोज टू ऑल द प्रोफेशन. अगर आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, यू नीड टू गो टू द फाउंडेशन कि हमारी कल्चरल इथॉस क्या थी, उसके बारे में हमने कैसे, बिकॉज हर जगह का प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज रिस्पॉन्स टू द सिविलाइजेशन ऑफ द प्लेस. और सिविलाइजेशन यानी कि आप ह्यूमन बींग्स को अगर नहीं समझते हो वो कैसे आज ऐसे होकर के आए हैं. हर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट जस्ट टू समथिंग टू द सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे. और जैसा उनका कैरेक्टर होगा, आज भी अगर वी डोंट यूज, हालांकि वैक्यूम क्लीनर हर जगह आ गए, लेकिन हमारे घर में भी झाड़ू जो लगता है, झाड़ू इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से डिजाइन है कि उसमें चींटी भी नहीं मरती है. अगर आपने हमारी जो क्लीनिंग की पद्धति भी रही है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्ट. इट्स नॉट टू वैक्यूम क्लीनर मैं भी सोफे में लगा के वो कर दे रहा हूँ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर क्लाइमेट इज, व्हाट द पीपल थिंक, और उस तरह से उनको आगे लेकर के जाना पड़ेगा. सिविलाइजेशनल वैल्यूज खुद ब खुद आ जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है. गो बैक टू द फाउंडेशन. एंड फॉर माई 5 years फ्रॉम नाउ, मैं खुद को देख रहा हूँ कि मुझे काफी कुछ लिखना है, काफी कुछ रिकॉर्ड करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं करके रखे हैं, और आई वांट टू डिस्पेल अ लॉट ऑफ मिथ्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो गांधी असैसिनेशन को लेकर के हों, फिर द होल कॉन्स्पिरेसी, चाइना कैसे इज द न्यू नाजी, दैट वे. एंड आई वांट टू वर्क ऑन टू फ्यू कोर्स करेक्शन. आई विल नॉट से कोर्स करेक्शन क्योंकि मैं एकेडमिक्स का पार्ट, आई एम नॉट एकेडमिशियन बाय प्रोफेशन और आई एम पार्ट ऑफ एनी कमिटी. लेकिन 500 साल पहले की या 600 साल पहले के इतिहास को तो मैं बिल्कुल अपने कैपेसिटी में करेक्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं कर सकूं. सो दैट इज वेयर आई सी माई सेल्फ इन 5 years. अभी ज्यादा I can't envision more than that. And definitely, man, I like to design houses. हालांकि I don't do a lot of houses. I do a lot of commercial projects. But I see that at least मैं 10 residents अच्छे, it is very, लोगों को शायद ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे, but एक आर्किटेक्ट को बड़ा satisfaction होता है when he sees thing coming out, वो फाउंडेशन से ऊपर तक उठता है. And one thing is said that जैसे ऐसे बोलने की बात है कि डॉक्टर कैन bury the mistake but architect cannot, वो ऊपर आएगा ही. So with that I see that कम से कम 10 अच्छे residences बना लूं जो कम मौका मिला है. Okay, that's great, very interesting. So should we start with rapid fire? For sure. Ready? Your favorite author? Bill Durant. Book you are currently reading? Bill Durant's book, The Story of Philosophy. Okay. Your favorite philosopher? I would consider it's very बहुत सारे philosophers मुझे पसंद है, और I will drop it down to, we may say that Western, but I really like the way Plato took the things ahead. So then you must have read Plato's Apology, huh? Yeah. One day to spend with Narendra Modi, or one day to spend, if you get a chance, suppose with Mahatma Gandhi. Which one? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. 3 things you can't live without. Book, my graphite pencil, and my phone for Twitter. Okay, that's nice. Your guilty pleasure? Not any actually. Okay.
Actually, it's none so far. To be very honest, yeah. Okay, that's great. One good thing, one bad thing about the present government. इस सरकार के बारे में एक One अच्छी good thing, एक अच्छी बात तो ये है कि द गवर्नमेंट ऑन ओवर होल एस्पेक्ट काफी स्टेट्समैनशिप उन्होंने दिखाया है. बुरी बात ये है, जिसे मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, कि एचआरडी ने आज तक कुछ नहीं किया है. आई कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड. एचआरडी में काम होना चाहिए. Okay, that's a nice way to put the answer. If you're given a chance to make your life mix of whole India, ठीक है? One food from North India, one festival from South India, one attire from West India, one language from East India. पहला क्या है? One food from North India. I go for dahi bada. Okay. One Second was, festival from South India. I think Onam. Okay. One attire from West India. West India. I had not actually explored more into the attires of western part of country. Sorry. Okay. One language from East India. Eastern India. Bengali. हाँ? Bengali. Okay. अगर आपको एक सरकार बनाने का मौका मिले जिसमें ऑल पार्टी को मिक्स करके आपको सरकार बनानी है, ठीक है, सो आपके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा? कोई तो दिखता नहीं है, but if I have to put Shashi Tharoor. Oh, I was expecting this from you. Home Minister. Home Minister has to be Amit Shah. Finance Minister. Subramaniam Swamy. Oh, that's great. Defense Minister. Yogi Adityanath. Very bold. Foreign Minister. Foreign Minister. I think if I look at apart from Narendra Modi, then no one can do it better than. If I remove him from Prime Minister, no one can do it better than Narendra Modi. Sports Minister. Sports Minister. Kiran Rijiju is good. Yeah. Fair. अगर आपको एक पावर दी जाए कि पास से आप किसी भी एक इंसान को जिंदा करके लौट यहाँ ला सकते हैं प्रेजेंट में, कौन होगा? See, I have a lot of questions from Mahatma Gandhi. Okay, that's great. If you have power to change, अगर आपको एक पावर आ जाए कि आप अपने नेबर्स कंट्री के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें से किसी दो मुल्क को रिप्लेस कर सकें, तो किन दो को और किन दो कंट्रीज के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे? So definitely it's about interchanging या फिर रिप्लेस करना है, completely दो नेबर्स को रिप्लेस करना है किसी दो अलग कंट्रीज के साथ. So I think Nepal is okay. Pakistan, Afghanistan. Okay. You will change Pakistan and Afghanistan. अच्छा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से. Okay, fine. Yeah, पाकिस्तान ऊपर चला जाए, अफगानिस्तान नीचे आ जाए. ठीक है, fair enough. And then China can be replaced with Myanmar. But if I have to think a bit far than that. तो ऐसे में I will see that Pakistan is replaced by Israel. Oh, that's great. That's a good option. Yeah, China by in the current scenario USA. Okay, choose one. Amit Shah or Yogi Adityanath for the next PM? I think I'll go for Yogi Adityanath. Sachin Pilot or Priyanka Gandhi to lead Congress? To lead Congress. Definitely Sachin Pilot. Dhoni, Virat Kohli, Saurav Ganguly, better captain? I think Dhoni for various reasons. Yeah. Bollywood or Hollywood? It's Bollywood for me. Better CM from the opposition: Arvind Kejriwal, Vijayan from the Kerala CM, and Mamata Banerjee and Captain Amrinder Singh.
Captain Amrinder Singh. Okay. Which one of the following is the biggest problem in this country as of now? Reservation, multi-party system, education system, health system. It's a education system, because the reservation is also linked to, actually if you do fix that, everything is fixed. No, nothing, you else need nothing else. तो आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में करंटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ओके. Yes, क्योंकि जो रिजर्वेशन को भी रिजॉल्व करेंगे, they also need to be educated enough to understand that. So that is how I link it. Fair enough. Book, social media or politics? A book. Favorite actor, anchor, spokesperson and leader? Favorite actor, I think it's actually there have been many, but of late it's Vicky Kaushal. And a favorite anchor, I think I can go with, it's might not be a popular opinion, but Arnab Goswami. Oh, yeah. And I guess now it's a popular opinion. Spokesperson? And spokesperson, I think, there are various aspects to being a spokesperson, and that's why I'm not saying from a particular party. I'm just asking. Yeah. So of all the things, I think that Surjewala does it best. Okay. So it's from a very academic perspective, that how actually a spokesperson should be. But it's very, you may like or dislike him, but he's there for the party. And the leader, of course, no choice. Yeah, it has to be Namo. Currently, your favorite song? It's Kesari's song, Mitti. Okay, nice. Name 3 Twitter handle जिनमें blue tick नहीं है, unauthorized हैं अभी. कौन से ऐसे handles हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? You can name the person also. Yeah, I can. I follow Mahima Shastri and I like her feats a lot. Okay. And other person would be Professor Rahul Vaidya. Then non-blue tick. It has to be. Well, the person got blue tick recently. Blue tick won't work? No. There's one handle, Rao Tejas. Not very very frequent on Twitter, but whatever he writes, I follow. Not many people follow him, but I'm. So Rahul Tejas, Mahima Shastri, and third one was Rahul Vaidya, Rao Tejas, and Mahima Shastri. So too many Rahuls, huh? So last question: would you like to enter politics in future? Yes, if the chance seeks, I like to experiment and see and how the things work. So politics is no to me. It's a very yes if required, no problem. So chalte ek message you want to give to the present generation or whatever it is you would like to say. It's a very simple and plain that just whatever profession, whatever you're doing, just go to the roots, where it originated and what it is about. Try to understand the basics. The things will fall in place for you. Like if you're a mathematician, go back to see that where calculus came from and what the story of calculus being created. It's very interesting. If you are again a mathematician, you need to see that how the series and sequence started. And if you're a doctor, then again a lot of scope to go back. So there's a lot of things. Just go to the basics and the things will start falling in place for you. And be very rational and very logical. No need to worry about the biases. People may call you name, but ultimately we all have got a brain and to comprehend that what is right and wrong. Well, मैंने एक चीज नोटिस करी है इस पूरे डिस्कशन में, कहीं ना कहीं द वे आपका एक ट्रांजिशन हुआ है उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए आपने बहुत बार ये मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं यूथ को अपने रूट्स को और अपने ओरिजिन को जानने की बहुत जरूरत है, अपने कल्चर को रीड करने की बहुत जरूरत है. ये आपने बहुत बार मेंशन किया है और अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू टुडे एंड सीरियसली इट वाज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. और जिस तरह भी आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ट्रांजिशन रहा है और वो ट्रांजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत द एक्सपीरियंस ऑन हैंड है. और जिस तरह से आपने बहुत ही कैलकुलेटिव वे में पूरी चीजें बताई,
मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Thank you. Abbas. और उम्मीद My रहेगी pleasure. very soon I'll start one more segment. What's the point? It will be a very short segment of discussing the issue. I hope आपसे दोबारा मुलाकात होगी and I'll discuss few issues with you. Sure. Thank you. Thank you so much. Namaskar. Yeah. So 3, 2, 1. So this is it in this episode of Young Minds of India. I'll be back again with another special guest. Till then, like, share and subscribe.